हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थ एंड वेलकम टू क्लास 11th। और स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो ये देखिए 11th फिजिक्स का सिलेबस आपको सामने दिख रहा है, जिसमें कि टोटल 10 यूनिट्स हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 15। 11th फिजिक्स में एनसीईआरटी के 2 पार्ट हैं, जिसमें पार्ट 1 में आपको ग्रेविटेशन तक के चैप्टर्स दिखेंगे और पार्ट 2 फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से ऑसिलेशंस एंड वेव्स तक है। 11th फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका थियरी पेपर 70 मार्क्स का होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं साइड में मार्क्स भी लिखा हुआ है। टोटल 70 मार्क्स थियरी एंड 30 मार्क्स प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स टोटल। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है 70 मार्क्स पेपर के लिए भी। सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि क्लास 10th के कंपैरिजन में नो डाउट 11th थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा और वास्ट भी, बट ऐसे सिचुएशन में पेशेंस रखिए और अपने ऊपर भरोसा भी रखिए। सिलेबस आप धीरे धीरे समझने का ट्राई करिए, आपको आएगा। और फिज़िक्स में हमेशा जो सिलेबस है वो 3-4 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे थियरी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम पढ़ते हैं थियरी और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस 1 और 2 मार्क्स के आते हैं। इसके बाद डेरिवेशन। किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए उसमें कुछ डेरिवेशंस होते हैं। ये आप क्लास 10th में भी किए हैं कुछ टॉपिक्स का फिजिक्स में। डेरिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसके बाद वहां से जो फॉर्मूला डिराइव होता है उसको हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो आपके फिजिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में वो रहेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जो बहुत इजी होते हैं 1 और 2 मार्क्स। देन कंसेप्चुअल, वो कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो कि 2 और 3 मार्क्स में भी आते हैं। देन डेरिवेशन, जो अल्टीमेटली 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। और न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स जनरली 2 और 3 मार्क्स में आते हैं और पेपर तभी डिफिकल्ट माना जाता है जब न्यूमेरिकल का कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है। तो सजेशन हमेशा यही होता है स्टूडेंट्स को कि पेपर हमेशा स्टार्ट करें थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, उसके बाद फिर डेरिवेशंस, क्योंकि वो थोड़े इजी होते हैं और लिमिटेड हैं आपके सिलेबस में। इसके बाद कंसेप्चुअल और लास्ट में फिर न्यूमेरिकल्स। पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्लास 11th में कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, अगर आप सिर्फ स्कूल लेवल मतलब बोर्ड एग्जाम लेवल पे ही फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो है एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड 2। देन नोट्स जो अभी आप बनाने वाले हैं वीडियो देख के, और क्लास भी अगर अटेंड करेंगे तो आप रेगुलर नोट्स मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन बैंक का डीपीपी हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा हर चैप्टर का। रेफरेंस बुक जो आप फॉलो कर सकते हैं स्कूल लेवल के लिए वो है एसएल अरोरा, जो भी 2 पार्ट में अवेलेबल है, पार्ट 1 एंड 2। तो ये आप कहीं से सेकेंड हैंड अरेंज कर लीजिए। इसके बाद अगर आप जेई मेन या फिर नीट एस्पिरेंट हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए बुकलेट्स अवेलेबल है हमारे तरफ से, जिसमें कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं पीएमटी और जेई मेन एडवांस्ड के। नेक्स्ट एचसी वर्मा, जो कि हाईली रिकमेंडेड है फिजिक्स के लिए। इस बुक को रीड करके आप अपने कंसेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो रेसनिक एंड हेलिडे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप जेई एडवांस्ड के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा। बुकलेट्स तो हैं ही जो हमारे तरफ से मिलेंगे। देन एचसी वर्मा, डीसी पांडे और आईई इरोडो, ये 2 बुक्स आपका लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे जेई मेन से एडवांस्ड की तरफ। और स्टूडेंट्स याद रखिए, हमेशा आपको टेक्स्ट बुक इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। पहले आप बुकलेट बनाएंगे, एचसी वर्मा साइड बाय साइड रीड करेंगे कंसेप्ट्स के लिए। कंप्लीट करने के बाद ही डीसी पांडे या फिर आईई इरोडो आप
सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस बुक को ले करके बैठेंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है IE रोडो, तो आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर ऐसे कंडीशन में आप डिप्रेस हो जाएंगे। तो आप हमेशा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए बुक्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फिर सेकेंड यूनिट की तरफ, विच इज़ काइनेमेटिक्स। बट अगर आप NCERT अपना ओपन करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा 2 चैप्टर, एक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा मोशन इन प्लेन। तो आपके सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स के अंदर NCERT के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर्स आते हैं, स्ट्रेट लाइन और प्लेन। तो इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 1। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर को ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा कि काइनेमेटिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपका सेकेंड यूनिट है। इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स बेसिकली, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स और मोशन इन प्लेन। तो NCERT में वेक्टर्स और मोशन इन प्लेन को एक ही टॉपिक के अंदर डाला गया है, विच इज़ मोशन इन प्लेन अगेन। तो उसमें आपको सिर्फ 2 चैप्टर दिखेगा, ठीक है। बट हम इसको एज 1 यूनिट लेकर के चलते हैं, यूनिट 2 कंप्लीट काइनेमेटिक्स। तो चलिए मैं आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ पहले, काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स फिजिक्स में काफ़ी सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक है काइनेमेटिक्स, उसके बाद आएगा मैकेनिक्स, जब फोर्स वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉज ऑफ मोशन, तो वो हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले समझते हैं कि काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में, मोशन मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को मोशन बोलते हैं। ये आपका क्लास 9th में पढ़ा हुआ है चैप्टर मोशन, काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह भी स्टडी किया है उसमें। तो वही सब रिपीट होगा बेसिकली, बट कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा लेवल आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 1 by 1। आगे क्या लिखा है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द एक्सटर्नल कॉजेज ऑफ मोशन। मतलब इस चैप्टर में हम ये नहीं देखेंगे कि किसकी वजह से, कौन से एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वो ऑब्जेक्ट मोशन में आया। किसकी वजह से आता है जनरली ऑब्जेक्ट मोशन में, कोई फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे यूनिट 3 में, लॉज ऑफ मोशन में, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है। बट अभी हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है तो किस टाइप के मोशन में है। क्या वो स्ट्रेट मोशन में है, मीन्स लीनियर मोशन, क्या वो सर्कुलर मोशन है या ऑसिलेटरी है। तो आप जानते हैं क्लास 9th में आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन भी स्टडी किया था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में भी हम सिर्फ अभी फोकस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे। 1 by 1 एक एक चीज़ हमको कवर करना है। बट जो आपका फर्स्ट पार्ट है काइनेमेटिक्स का वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा बट पाथ सिर्फ स्ट्रेट होगा। तो देखिए उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर या रेक्टिलीनियर मोशन। तो मोशन ऑफ अ बॉडी दैट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जैसे कि कोई रोड है बिल्कुल स्ट्रेट, उसमें कोई कार या बस अगर चल रही है तो इट विल बी सेड टू बी इन लीनियर मोशन। होप आपको क्लियर हुआ इस वर्ड का मतलब, उसको रेक्टिलीनियर भी बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन या बेसिक डेफिनेशन हर एक टर्म्स का। चलिए अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर देखिए तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये पूरे टॉपिक्स आपके क्लास 9th मोशन चैप्टर के ही हैं, तो आपको रिकॉल करना है जस्ट 1 by 1। देखिए क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट टाइम है तो एक बार डिटेल में डिस्कस कर देता हूँ। डिस्टेंस मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्चुअल पाथ कवर्ड। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और आपको मार्केट जाना है, तो क्या आपके घर से मार्केट तक का रोड बिल्कुल स्ट्रेट है क्या? नहीं है, बहुत सारे टर्न्स आते हैं उसके बीच में, या आपको लेना पड़ता है टर्न्स। तो उस पाथ को हम बोलेंगे एक्चुअल पाथ, जिसको कवर करके आप अपने घर से मार्केट तक जाते हैं। तो वैसे केस में आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एक्सेट्रा, ठीक है। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज़ ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो क्या आपके घर से मार्केट तक का जो रोड है आप चेक करिए बिल्कुल स्ट्रेट है क्या? नहीं है, बट हो सकता है क्या स्ट्रेट? बिल्कुल पॉसिबल है। मान लीजिए अगर आपके पास हेलीकॉप्टर होता तो आप अपने घर के छत पे उसको पार्क करते और वहाँ से सीधा आप टेक ऑफ करते और बिल्कुल स्ट्रेट जाते मार्केट, टर्न थोड़ी लेते एयर में, सीधा सीधा चले जाते। तो वैसे केस में आप अगेन आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तो सेम है, मतलब घर से आपने स्टार्ट किया और मार्केट पे एंड किया अपनी जर्नी, बट आपका इस बार पाथ कैसा था?
टर्न के साथ नहीं था, बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि आपके पास तो हेलीकॉप्टर है अब। तो वैसे सिचुएशन में जब आप शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों प्रैक्टिकल हैं, डिस्टेंस कवर करना भी प्रैक्टिकल है, रोड आप फॉलो करिए टर्न्स के साथ, और डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल है, उसका भी एग्जांपल मैंने दिया अभी, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर अगर आप भूल चुके हैं, मैं आपको याद दिला देता हूं पहले। देखिए डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ है, बिल्कुल आराम से समझिए इसको। स्केलर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है फर्स्ट यूनिट में। आप जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, डिराइव्ड तो बहुत सारे हैं। तो स्केलर क्वांटिटी फंडामेंटल भी होते हैं, डिराइव्ड भी होते हैं। तो दे आर द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्टेंस अगर आप बोल रहे हैं 7 किलोमीटर, तो 7 क्या है, एक वैल्यू है, नंबर, उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और किलोमीटर क्या है, यूनिट। दोनों के बारे में हमने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। अब वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। अब अगर डिस्टेंस स्केलर है तो उसको सिर्फ वैल्यू पे बेस्ड है वो, जैसे कि हमने 7 किलोमीटर बोला, आपके घर से मार्केट तक का डिस्टेंस, तो सफिशिएंट है वो, क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि एक रोड होगी जो आपके घर से निकलती है और मार्केट पे जाती है, जिसका लेंथ 7 किलोमीटर है, आप उसको फॉलो करेंगे और पहुंच जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। तो मतलब डिस्टेंस सिर्फ वैल्यू पे डिपेंडेंट है, मीन्स मैग्नीट्यूड। बट वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 7 किलोमीटर से कम होगा, आपके घर से मार्केट तक का मान लेते हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आपने घर के छत से आपने हेलीकॉप्टर में बैठे और टेक ऑफ किया। अब आपको पता है कि हमको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है घर से मार्केट तक का, विच इज 4 किलोमीटर। बट आपको उसके साथ व्हाट इज 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इज मैग्नीट्यूड, ठीक। बट मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, करेक्ट डायरेक्शन, तभी आप अपने घर से मार्केट पहुंच पाएंगे। मान लेते हैं कि आपका मार्केट जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है घर के, तो अगर आप हेलीकॉप्टर से टेक ऑफ किए 4 किलोमीटर, बट आप वेस्ट डायरेक्शन में चले गए या साउथ डायरेक्शन में चले गए, तो आपने शॉर्टेस्ट पाथ 4 किलोमीटर कवर तो किया, बट डायरेक्शन क्योंकि आपका इनकरेक्ट था, तो आप घर से ज़रूर निकले लेकिन मार्केट नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज मार्केट इज इन ईस्ट डायरेक्शन। आया समझ में? तो आपको 4 किलोमीटर मीन्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि अब आपको स्ट्रेट ट्रैवल करना है। समझ में आ रहा है? तभी आप अपने घर से मार्केट पहुंच पाएंगे। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंडेंट है, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल, कभी भी आप नहीं सुने होंगे कि कोई बोले या भिलाई से रायपुर का जो डिस्टेंस है वो -40 किलोमीटर है। नेगेटिव में सुने हैं क्या कभी? कभी नहीं। ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? एक स्ट्रेट पाथ है, बिल्कुल, है ना, और फॉर एग्जाम्पल आपके घर से मार्केट तक का एक रोड है, मान लेते हैं इमेजिनरी, बिल्कुल स्ट्रेट, 4 किलोमीटर आपने कवर किया, नो डाउट डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। बट मैं अब आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है, ठीक है। चलिए थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट सेम होता है, मीटर, बिकॉज बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टाइप ऑफ लेंथ, और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशन है जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या जीरो दोनों हो सकता है, ठीक है। देखिए, displacement can be negative if the object moves opposite to the reference direction taken positive। तो ध्यान से समझिए, इसके लिए आप बेटर एग्जांपल होगा, आप मैथ्स में जैसे हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एक्सिस का नोटेशन हम करते हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेफ्ट से राइट लेते हैं, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्या लेते हैं? राइट से लेफ्ट। तो एक कन्वेंशन है हमारा जो बना हुआ है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव होंगे तो उसको पॉजिटिव लेना है, और उल्टा राइट से लेफ्ट होंगे तो नेगेटिव। तो अल्टीमेटली नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करेगा कि आपका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो नेगेटिव साइन का सिर्फ उतना ही सिग्निफिकेंस है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वैल्यू नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव साइन हियर इंडिकेट्स एक्चुअली डायरेक्शन, और बिना डायरेक्शन के तो
कोई भी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी इनकम्प्लीट है, एंड सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे साइन, नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन। अब समझ में आया आपको कि नेगेटिव कैसे हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सिस के बेसिस पे आप समझ सकते हैं इसको, है ना, कि जो भी आपका रेफरेंस है, रेफरेंस मान लीजिए आपने लिया कि हम जब भी लेफ्ट से राइट मूव होंगे तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं अगर लेंथ, तो जब आप उल्टा कवर करेंगे राइट से लेफ्ट तो आपको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेना पड़ेगा वैल्यू, और वो नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करेगा कि आपने रेफरेंस के अपोजिट मूव हुए हैं। आया समझ में? चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। ये आप क्लास 9th में पढ़े, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता था ये 9th में। जब भी आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो जर्नी का, तो कोई नेट शिफ्ट तो आया नहीं मूवमेंट में, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहीं पे एंड किया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि एक सर्कुलर पाथ है और जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया मूव होना, थोड़े टाइम के बाद आप वहीं पे आकर के पहुंच गए, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई नेट चेंज तो आया नहीं आपके पोजीशन में, तो आपने जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जीरो। बट अगर वहीं पे अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो आपने पूरा मान लीजिए एक राउंड लगाया है सर्कल का, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। इसको हम अभी एक न्यूमेरिकल आपको शो करूंगा नेक्स्ट पेज पे, तो वो थोड़ा बहुत जो डाउट आ रहा हो माइंड में कि ये जीरो कैसे हो गया वो भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, सर्कुलर पाथ में जब आप एक राउंड लगाते हैं, आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट पेज पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे है, तो पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, आप एक पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे पोजीशन पे एंड कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि सिंगल पाथ इज गिवन एंड इट इज स्ट्रेट, तो हर एक सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में लॉन्गेस्ट पाथ भी वही है और शॉर्टेस्ट पाथ भी वही है, तो अनडाउटेडली डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए यहाँ तक होप आपको क्लियर हुआ होगा, आराम से नोट्स बनाइए, और जो थोड़ा बहुत डाउट आया हो एक आध पॉइंट में वो आपको नेक्स्ट पेज पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, तो दो एग्जांपल्स आपके सामने आ चुके हैं, वेरी इजी क्लास 9th लेवल क्वेश्चंस कंसेप्चुअल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1 by 1 मैं सॉल्व करूंगा। लिखा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पर्सन इफ ही मूव्स 3 किलोमीटर ईस्ट देन 4 किलोमीटर नॉर्थ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे डायरेक्शन हमने बनाया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये आपको दिख रहा है, इसी तरीके से होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ अ पर्सन मूव्स 3 किलोमीटर ईस्ट, तो मान लेते हैं ये जो एस है, एस मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कोई पर्सन स्टार्ट किया मूव करना और वो ईस्ट डायरेक्शन में 3 किलोमीटर चला, ये देखिए एरो दिखा आपको ईस्ट डायरेक्शन में, इससे आप डायरेक्शन मैच करिए। उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद वो 4 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, देखिए ऊपर की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन, यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आके रुक गया, तो ई मीन्स एंड पॉइंट, एस स्टार्टिंग पॉइंट, ई एंड पॉइंट। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए, तो डिस्टेंस तो क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड मतलब 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर, आया समझ में। बट डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, तो डायरेक्ट हम जाएंगे, घूम के क्यों जाएंगे, सीधा यहाँ से यहाँ। अब ऐसे कंडीशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके अगर आप ये लेंथ निकालेंगे हाइपोटेनस का विच इज डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया है स्टूडेंट्स 5 किलोमीटर। बट जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी हमको बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में एंड पॉइंट आएगा हमारा। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, आप मैच करके देखिए। तो देखिए हमने साइड में यहाँ पे क्या लिखा, एन ई मतलब नॉर्थ ईस्ट, आया समझ में अब आपको। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन वाज आल्सो इंपॉर्टेंट टू इंडिकेट कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ, तो होप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट। तो क्या लिखा है देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ पर्सन इफ ही कवर्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है जैसा कि आप देख सकते हो, जिसका रेडियस है आर और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और एक राउंड कवर करने के बाद ऑब्वियसली एंड पॉइंट वहीं पे पहुंचेगा कोई भी पर्सन। तो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, बिकॉज स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस क्या होगा, एक राउंड कवर करना मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 2πr, डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है। ठीक है, चलिए 2 इजी क्वेश्चंस थे काफी, इनको जल्दी से कॉपी में आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आपको बता दूं स्पीड और वेलोसिटी का मतलब सेम ही होता है क्या, दे इंडिकेट हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट और पर्सन इज मूविंग। ठीक है, उसी को स्पीड भी बोलते हैं और वेलोसिटी भी, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पीड को हम का फॉर्मूला लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, जबकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी तो स्पीड इज ऑल्सो स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, अब क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकता है, देयरफॉर वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब आया समझ में, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, स्पीड का डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। काफ़ी इजी है, क्लास 9th में आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करते हैं इसको। SI यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड, यूनिट डिवाइड करेंगे मीटर पर सेकेंड, वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का भी आएगा सेम। ठीक है, अब देखिए न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूनिट को कन्वर्ट करना। तो कभी भी आपको स्पीड या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिट दिया है किलोमीटर पर आवर में, और उसको आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर पर सेकेंड में, तो उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ये कैसे आता है 5/18, वी नो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स, तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। इसका अपोजिट अगर SI यूनिट मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा 18/5 से उस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा, सेम उसी तरीके से, बस डिफरेंस ये होगा कि एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हर चीज़ टोटल हो जाएगा अगर आपको एवरेज निकालना है, तो बाकी फॉर्मूला वही रहेगा स्पीड और वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी था स्टूडेंट्स फॉर्मूला। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर इस पे बेस्ड 2 न्यूमेरिकल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो होप आपने नोट किया होगा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने आ चुके हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। फर्स्ट पहले मैं सॉल्व करूंगा, लिखा है, ये क्लास 9th लेवल का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्निंग बैक फ्रॉम पॉइंट B to A विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेरी इजी, डायग्राम बनाते हैं इसका तुरंत। ये देखिए पोजीशन A से B जा रहा है कोई भी अगर पर्सन विथ स्पीड को S ले लिया हमने, AB मीन्स A to B, स्पीड कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, और अगर वापस आ रहा है B से A तो उसकी स्पीड हो गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे कंडीशन में आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि A से B तक का जो लेंथ है वो सपोज x किलोमीटर है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो A से B तक जाने का डिस्टेंस x और B से A वापस आने का डिस्टेंस अगेन x, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस x। ठीक है, क्योंकि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, A से स्टार्ट हो रही है और एंड भी A पे ही हो रही है, ध्यान से, अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो A से B तक जाने का टाइम सपोज TAB और वापस B से आने का टाइम TBA। ठीक है इतना। चलिए अब TAB और TBA को कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिए। वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ध्यान से सुनिए। तो टाइम विल बी इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो TAB मतलब A से B तक जाने का टाइम, विच विल बी इक्वल टू A से B तक का डिस्टेंस मीन्स x अपॉन A से B तक जाने का स्पीड मतलब SAB। ध्यान से देखिए TAB को हमने क्या लिख दिया, x अपॉन SAB, जाने का डिस्टेंस A से B तक और स्पीड A से B तक SAB, यही होगा TAB, बिकॉज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सिमिलरली TBA को हम क्या लिख सकते हैं, वापस आने का भी लेंथ वही है x अपॉन स्पीड क्या है SBA। ये देखिए
अब क्या करना है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे एस ए बी और एस बी ए का, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारा आ चुका है 34.28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिट हमने यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया है वेलोसिटी या स्पीड का, किलोमीटर पर आवर को उसी में ही हमने रहने दिया, किलोमीटर पर आवर, एस आई में कन्वर्ट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। तो ये था स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी आपसे पूछा गया है, ऑब्वियसली जीरो आएगा क्योंकि जिस पोजीशन से स्टार्ट हो रही है वहीं पे एंड भी हो रही है जर्नी। ठीक है, तो बिकॉज देयर इज नो नेट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट at the end and at the start and after the end of the journey, तो since net displacement is zero, average velocity will be zero। होप आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पर्सन ट्रैवलिंग विथ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ टाइम एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर सेकेंड हाफ टाइम। तो फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में डिस्टेंस सेम था जाने का और आने का, इस बार टाइम सेम है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये देखिए, ए से बी तक जाने में जो टाइम लग रहा है उतना ही टाइम बी से सी जाने में लग रहा है, बट ए से बी तक का स्पीड अलग है 30 किलोमीटर पर आवर और बी से सी का डिफरेंट है 40 किलोमीटर पर आवर। आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जो मैं एरो का लेंथ यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ वो छोटा बड़ा है। ए से बी तक का लेंथ जो है एरो का वो छोटा है और बी से सी का बड़ा है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सोच के देखिए, क्योंकि देखिए ए से बी और बी से सी में टाइम सेम लग रहा है, बट ए से बी में स्पीड कम है तो ऑब्वियसली लेंथ कम कवर होगा, है ना। और बी से सी में भी उतना ही टाइम लग रहा है बट स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, इसीलिए इसको छोटा और बड़ा बनाया गया है। ठीक है, लॉजिकल लग रहा है बिल्कुल। चलिए अब निकालते हैं एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। ये देखिए, एवरेज स्पीड का तो वही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है सी पे एंड हो रहा है, ए बी प्लस बी सी, ये देखिए, अपॉन टोटल टाइम टी ए बी प्लस टी बी सी। अच्छा, टी ए बी और टी बी सी तो सेम है क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, मतलब टाइम बराबर है दोनों पार्ट का, तो उसको हम टी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए ले लिया हमने दोनों को टी और टी। ए बी को क्या लेंगे, तो ए बी इज द डिस्टेंस ए टू बी, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है ए से बी तक का, एस ए बी, टाइम क्या है सपोज टी ए बी। सिमिलरली बी सी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बी से सी तक का, स्पीड इनटू टाइम एस बी सी इंटू टाइम टी बी सी। ठीक है, वी ऑल्सो नो टी ए बी इज इक्वल्स टू टी बी सी, क्या टी, ये देखिए यहाँ पे अगेन सब्सटीट्यूट कर दिया। अब टी टी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 30 प्लस 40/2 मतलब 70/2, 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था क्योंकि अगर आप इसमें 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कर देते डायरेक्ट तो भी आपका सीधा सीधा एवरेज स्पीड आ जाता, बट फिर भी हमको एग्जाम में अगर आ जाए तो ऐसा कंसेप्चुअली पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके शो करना ज़रूरी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ऐसे केस में, सेम 35 किलोमीटर पर आवर, सेम मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन का तो पता नहीं यहाँ पे क्योंकि गिवन नहीं है क्वेश्चन में, बट मैग्नीट्यूड का क्लियर है हमको कि बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड आने वाला है 35 किलोमीटर। क्या रीज़न हो सकता है स्टूडेंट्स इसका, सोच के देखिए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस में अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो उस स्ट्रेट पाथ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी शॉर्टेस्ट लेंथ भी वही होगा और लॉन्गेस्ट भी वही होगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। और अगर टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ तो ऑब्वियसली स्पीड वेलोसिटी या एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम आएगा। तो दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है। होप आपको क्लियर हुआ होगा ये दोनों एग्जाम्पल। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। देखिए एक्सीलरेशन, ये भी 9th में पढ़ा हुआ है, काफ़ी ईजी है। आपने पूरा इक्वेशंस ऑफ मोशन कवर किया था 9th क्लास में। देखिए इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। डायग्राम देखिए अच्छे समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन इनिशियल और यहाँ पे एंड कर रहा है फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में उसको टाइम लगा t। इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल u और फाइनल वेलोसिटी को बाय सिंबल v, टाइम टेकन t। तो सिंस डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो ऑब्वियसली v माइनस यू बाई टी। याद रखिए हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, उल्टा नहीं करना है आपको। तो v माइनस यू बाई टी। एस आई यूनिट की बात करें तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे,
वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम सेकेंड अगेन, तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर एक्सीलरेशन विल ऑल्सो बी वेक्टर क्वांटिटी। अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा है वेक्टर बाई स्केलर, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो याद रखिए स्टूडेंट, वेक्टर बाई स्केलर इज ऑलवेज वेक्टर, ठीक है। स्केलर इंटू वेक्टर भी वेक्टर ही होता है, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर होता है। तो ये सब हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमको वेक्टर्स भी पढ़ना है, काइनेमेटिक्स का वन ऑफ द ब्रांच है वो, तो वेक्टर्स आपको आज शुरू में ही मैंने बताया था। तो वेक्टर्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स भी मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, तो उसको तब के लिए रहने देते हैं। अभी फोकस करते हैं एक्सीलरेशन पे। देखिए अब दो ऑप्शन है हमारे पास कि या तो v बड़ा होगा u से, मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट ने मोशन अपना स्टार्ट किया तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती गई, v बड़ा है अगर u से तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर v छोटा हो गया u से, जैसे कि जब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं किसी व्हीकल में, तो when brakes are applied final velocity will be lesser as compared to that of initial. if v is less than u तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि माइनस साइन यूज हो रहा है बीच में, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो ये सब क्लास 9th में आपका पढ़ा हुआ है। चलिए इस फॉर्मूले को यूज़ करके दो बेसिक एग्जाम्पल हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स देखिए, काफ़ी ईजी हैं दो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। ये सिर्फ आपको फार्मूले रिवाइज कराने के लिए मैं बहुत ईजी एग्जाम्पल्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration of bus. Very easy. हमको u दिया है, v भी दिया है और टाइम भी गिवन है, एक्सीलरेशन निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डिक्रीजेज इट्स स्पीड, ठीक है। देखिए तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी टाइम, यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 60 माइनस 80 होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो आप इसको अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, 60 माइनस 80 डिवाइड बाई 5। अब क्योंकि ये 80 और 60 किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम तो ऑलरेडी आपका सेकेंड्स में था, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप इसको नोट करेंगे तो ध्यान से 60 को पहले लिख लीजिए, 80 बाद में। ये सॉल्व होकर के आंसर आपका नेगेटिव में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है और रिटार्डेशन आएगा, तो आंसर आपका आना चाहिए -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप एक्सचेंज कर लेंगे 60 और 80 को, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो देखिए रेलवे स्टेशन से अगर स्टार्ट हो रही है ट्रेन तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या होगी, 0, और फाइनल वेलोसिटी गिवन है हमको 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया है 10 मिनट्स, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, v था 40, u इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइड बाई टाइम t, 10 मिनट्स था, इनटू करके 60, उसको सेकंड्स में हमने कन्वर्ट किया, साथ ही साथ 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, क्योंकि यहाँ पे 40 जो है वो किलोमीटर पर आवर में, वो उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, तभी आंसर हमारा एक्सीलरेशन का SI यूनिट मीन्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या आ रहा है आंसर, 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रिवाइज कर लिया क्लास 9th को ही, सिमिलर टॉपिक्स एक्सीलरेशन तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके डेरिवेशन भी हैं, क्लास 9th में भी होप आपने पढ़ा होगा डेरिवेशन, बट 11th में आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्चुअली चारों, एक नया भी आएगा, उनको आपको कैलकुलस मेथड मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डिराइव करना है, तो वो सब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही, कोई भी टाइप का डाउट हो आज के किसी भी टॉपिक में आप तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।